नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। 78 यानी कि आज़ादी के बाद से महिला सांसदों की सबसे ज़्यादा संख्या है 17वीं लोकसभा में। इसकी गूंज तो पिछले हफ्ते भी आजम खां को सुनाई दे गई होगी, लेकिन उसका एहसास आज हो गया जब एक बार नहीं 2 बारी माफ़ी मांगनी पड़ी। हमारे न्यूज़ रूम में बहुत सारे हमारे फीमेल एंकर्स भी मौजूद हैं। शिव्या हैं, मीनाक्षी हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये माफ़ी तो मांग ली, 2 बारी मांगी आजम खां ने, लेकिन आपको लगता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर जिस तरह से है, ये माफ़ी काफ़ी है? ये माफ़ी बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जैसे अभी रमा देवी को असेंबली में सुना, उन्होंने ये बोला कि वो एक वरिष्ठ नेता है और ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो बिल्कुल माफ़ी तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। उसमें बल्कि कदम उठाना चाहिए ताकि कोई एक्शन आगे से ऐसा ना करे और ऐसे वर्ड्स ना बोले। खुद आजम खां गिना रहे थे कि वो कितनी बारी विधायक रहे हैं, कितनी बारी मंत्री रहे हैं, कितनी बारी सांसद रहे हैं, और इसके बावजूद उनके आचरण में कोई भी सुधार नहीं होता है। बिल्कुल, एज यू राइटली मेंशन, वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। उन्होंने जयाप्रदा के बारे में भी बहुत ही क्वेश्चनेबल कमेंट्स करे हैं। उन्होंने पहले कहा कि मोबाइल फ़ोन की वजह से रेप, बहुत अजीब कमेंट्स वो करते हैं। माफ़ी किसी भी तरह काफ़ी नहीं है। एक माफ़ी ही अगर बहुत हो तो कोई भी माफ़ी मांग के निकल जाए। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ आज तक इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। ईव टीजिंग एक जगह है जहाँ से कम पार्लियामेंट प्रोटेक्टेड था। उन्होंने पार्लियामेंट की जो फ्लोर है उसको भी डिफाइल किया है। माफ़ी बस उन्होंने इस बात को ख़त्म करने के लिए बोली है, ना वो उस माफ़ी को मानते हैं, ना उस माफ़ी का आगे कोई मायना होना है। ये माफ़ी बस एक बहुत सुपरफिशियल है। महिला सांसद सारी पार्टीज इकट्ठे थी, इस यही वजह है कि शायद झुककर माफ़ी उनको मांगनी पड़ी। आपको याद होगा बुलंदशहर रेप कांड हुआ था, जहां पर उन्होंने ये कह दिया था कि ये तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफ़ी मांगो। सुप्रीम कोर्ट में इफ और बट लगाकर उन्होंने खेद प्रकट करने की कोशिश की। माफ़ी जब नहीं मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लताड़ा और कहा कि अनकंडीशनल माफ़ी मांगिए, सॉरी बोलिए, जिसके बाद ही उन्हें कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत मिली थी। लेकिन लगातार इस तरह की बयानबाजी जब आजम खां करते हैं, आजम खान हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये पहला बयान नहीं है उनका। इस खबर पर हमारा खास फोकस रहना है, इसलिए अभ्यस के पास चलते हैं। अभ्यस, आजम खान की जुबान पर ना कोई आज तक लगाम लगा पाया है, ना लगा पाएगा, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से, अखिलेश यादव उस दिन भी जब बैठे हुए थे फ्रेम के अंदर लगातार वो मुस्कुरा रहे थे जब मैं देख रही थी। आज भी एक तरह से उन्नाव कांड, जय सिया राम, उन्होंने कहा एक बारी माफ़ी मांग चुकी। इस तरह की इंटरजेक्शंस अखिलेश यादव की तरफ से, एनवायरमेंटल इंजीनियर मास्टर्स के कर चुके हैं, वो मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिडनी में पढ़े हुए हैं, इतना अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड, समझ नहीं पा रहे क्या आजम खां क्या कह रहे थे? अखिलेश ने तो अपने पापा से ही सीखा है ना। पापा उनके कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, अब अखिलेश कह रहे हैं बड़ों से गलती हो जाती है। तो पापा के नक्शे कदम पर ही बेटा चलेगा। जहाँ तक रही बात संसद में, तो आजम खां ने माफ़ी तो मांगी ली है। आजम खां की माफ़ी को हालांकि कुछ महिला सांसद नाकाफ़ी बता रही हैं, लेकिन अब रमा देवी ने क्योंकि मामला ख़त्म ही कर दिया, माफ़ कर दिया है, तो मामला स्पीकर ने भी कहा ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, अखिलेश के इंटरव्यूइंग करने पे आज भी रमा देवी नाराज़ हुई थी कि अखिलेश कौन होते हैं बीच में इंटरफेयर करने वाले। खबरदार कह दिया था और अखिलेश में बहुत बुरी तरह नाराज़ हुई थी। पिछली बार भी अखिलेश मुस्कुरा रहे थे, तो अखिलेश का रोल तो इसमें खैर गलत रहा। हमेशा कभी भी बड़प्पन वाला, समझदारी वाला रोल शुरुआत से ही नहीं रहा। अगर पहले ही दिन अखिलेश, मजबूरी है, शायद यही वजह है कि उनके साथ लगातार दिखना अखिलेश यादव के लिए उस दिन भी ज़रूरी था जब ये कमेंट्स हुए, और आज भी बार बार जिस तरह से डिफेंसिव खेल रहे थे अखिलेश यादव ही आजम खां को स्पीकर के कमरे तक लेकर गए। आजम खां की मजबूरी अखिलेश के लिए इसलिए ज़रूरी है कि एक तो मुस्लिम चेहरा पार्टी में इकलौते बड़े चेहरा हैं, बहुत अच्छी तकरीर भी करते हैं, मुसलमानों को अच्छे से वोटर को अपने करीब लाते हैं समाजवादी पार्टी के। फिर उनके पिताजी के साथ के नेता हैं वो, उनको पता है कि पार्टी में अब पुराने लोग बचे नहीं हैं, तो इसलिए उनको आजम खां को जोड़े रखना ज़रूरी है। पता है कि सरकार भले पिछली बार भी अखिलेश सीएम थे, लेकिन आजम खां को भी एक सीएम कहा जाता था, वो सरकार चलाते थे एक तरह से, तो आजम खां को छोड़ नहीं सकते क्योंकि यूपी का बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का। और इस बार देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी के 5 MP हैं, जिसमें से 3 मुसलमान हैं। एक आजम खां रामपुर से सांसद हैं, मुरादाबाद से ST हसन है और संभल से शफीकुर रहमान बर्क है। तो ये तीनों आजम खां की बदौलत ही वहाँ से सांसद चुन के आए थे। बाकी जो 2 सांसद बचे वो समाजवादी पार्टी के खुद के घर के हैं। तो आजम खां को तो ढोना ही पड़ेगा अखिलेश को, उनसे वो किनारा नहीं कर सकते। कभी मुलायम ने नहीं किया तो अब वो क्या करेंगे। रही बात सदन में अखिलेश के रवैये की, तो वाकई गैर जिम्मेदाराना रवैया था। अखिलेश को उसको थोड़ा सा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था। इस मामले में स्पीकर का रोल बहुत अच्छा था। स्पीकर ने जब पहले दिन मामला बिगड़ा था तो ओम बिरला ने पहले दिन इस मामले को संभाला था और आजम खान से कहा था आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए।
लेकिन आजम खान अड़ गए। अगर आजम खान उसी दिन माफ़ी मांग लेते तो ये मामला आज तक नहीं बिगड़ता। हालांकि आजम खान की माफ़ी लंबी खिंची तो स्पीकर रमा देवी नाराज़ हुई, उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ है, विशाखा की गाइडलाइंस के बाद एक ठोस कानून भी बन चुका है। और अगर यही बात आप मुझसे इस न्यूज़ रूम में कह दें तो मुझे लगता है कि आपको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास जाना पड़ सकता है। तो ये संसद में इस तरह की बात कहना बिल्कुल भी संयमित रवैया नहीं। तो इतनी तो सेंसिटाइजेशन सांसदों की होनी चाहिए। कानून बनाते हैं, इतना कानून तो पता होना चाहिए। जाहिर बात है, बिल्कुल होना चाहिए। आम आदमी के लिए कानून है, सांसदों के लिए कानून नहीं है। बिल्कुल सरकार को, संसद को इस पर सोचना भी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन अब क्योंकि ऐसा पहली बार संसद में हुआ था और आजम खान ने इसमें माफ़ी मांग ली, स्पीकर ने आज अंदर बुलाया था केबिन में दोनों को, रमा देवी के सामने ही बुलाया था, वहीं पर उनकी बात हुई, बात करके वहीं पर मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो इसमें शुरुआत से जो सबसे अच्छा रोल है वो ओम बिरला का है, और जिस दिन से स्पीकर बने और पहले दिन से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसका पूरा का पूरा क्रेडिट स्पीकर को जाता है और पूरी उम्मीद है कि आगे अगर ओम बिरला जी रहेंगे तो संसद में दोबारा ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। और आगे क्या लगता है, आज की दूसरी बड़ी खबर, कर्नाटक का नाटक खत्म नहीं हो रहा है। मुझे लगता है येड्डी ने नाम बदला, अब चौथी बार सीएम बन गए हैं। लेकिन एक गाना मुझे याद आता है चलती का नाम गाड़ी का, कि मन्नू तेरा हुआ मेरा क्या होगा। जो वो डिस्क्वालीफाइड अयोग्य ठहराए गए विधायक हैं उनका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। देखिए, डिस्क्वालीफाइड कांग्रेस का एक ही मकसद था जेडीएस का, कि विधायक किसी तरह डिस्क्वालीफाइड हो जाए ताकि वो चुनाव ना लड़ पाए और सदन में वोट ना कर पाए। कांग्रेस उस मकसद में कामयाब हो गई। ये तो उनको पता था कि सरकार जा रही है और सरकार चली भी गई। अब डिस्क्वालीफाइड जो विधायक हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब उससे फिलहाल येदियुरप्पा को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। येदियुरप्पा अपना बहुमत साबित कर चुके हैं, सरकार अब पूर्ण बहुमत के साथ आराम से लंबी चलेगी, क्योंकि आज उस पर वोटिंग भी नहीं कराई, विपक्ष ने ही मना कर दिया वोटिंग कराने को, तो वॉइस वोटिंग से मामला सुलझ गया विधानसभा का। तो कर्नाटक में अब जो बागी विधायक है उनके लिए अब ये है कि उनको अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में अकेले लड़ना है। वो सब तरफ से अकेले पड़ गए, ना तो अब उनको बीजेपी का साथ मिलना है, ना अब उनको कांग्रेस जेडीएस का। कांग्रेस जेडीएस ने तो उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। बीजेपी का तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब उनको तो डिस्क्वालीफाई कर ही दिया गया है। लेकिन जब तक अदालतों के फैसले आते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बहुत आगे मामला जा चुका होता है। हाँ, जाहिर बात है, देखो उनके पॉलिटिकल करियर को तो बहुत बड़ा नुकसान है विधायकों के। वो फील्ड में नहीं जा पाएंगे जनता के भाई किसी तरह से तो कर ही ली होगी, नेता हैं, पैसे कहना मुश्किल है। लेकिन ये बातें अटकलें, और डीके शिव कुमार ने तो बाकायदा 1000 करोड़ का आंकड़ा भी लगाया था। हाँ, लेकिन अभी गिना किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं। तो इस पर हम लोग एज ए पत्रकार इस बात को नहीं कह सकते कि उन्होंने पैसा लिया होगा या इसमें मोल भाव हुआ होगा या हॉर्स ट्रेडिंग हुई होगी। लेकिन इस तरह के केसेस में हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिलती है, और जाहिर बात है कि अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा रहा है तो इतने आराम तो वजहें रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाया है। 17 विधायक हैं, उनको पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। ये सब उनको पता था कि हमारी सदस्यता जा सकती है, हमारे पॉलिटिकल करियर को नुकसान हो सकता है। तो इतने आराम से वो भी राज़ी तो नहीं होंगे येदियुरप्पा के लिए। और येदियुरप्पा कोई बहुत ही बीजेपी के और कर्नाटक के बहुत घाघ नेता हैं। आप देख सकते हैं 76 साल की उम्र होने के बावजूद आडवाणी को 75 साल में बीजेपी में नो एंट्री मिल जाती है, लेकिन येदियुरप्पा 76 साल में भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ तो मजबूरी रही होगी पार्टी की, वरना कोई चेहरा नहीं है, प्लान भी नहीं है, कोशिश ज़रूर है। कर्नाटक में चेहरे भी कमी नहीं थी, पहले अनंत कुमार भी थे तब भी उनको नहीं बनाया था। चेहरों की कमी थोड़ी है, लेकिन येदियुरप्पा की दबंगई के आगे बीजेपी कहीं ना कहीं कर्नाटक में मजबूर है, और उनके साथ जो उनका समुदाय का वोट है उसको बीजेपी खोना नहीं चाहती है। तो इसलिए येदियुरप्पा के आगे पार्टी ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया कर्नाटक में। उन्नाव से बहुत बड़ी खबर है, और ये डेवलपमेंट्स बहुत आज पूरे दिन भर हमारी उसकी नज़र रहने वाली है उस पर अभ्यस। और सबसे बड़ी बात मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि डीजीपी एक तरफ कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टिया ये हमें एक्सीडेंट का केस लग रहा है, और फिर उसके बाद कहते हैं हाँ लेकिन जाँच हो रही है, सीबीआई को भी जाँच बोलेंगे तो दे देंगे। इसका क्या मतलब रहता है? आपने तो पहले एक आधी तो क्लीन चिट दे चुके हैं। इस पूरे केस में शुरुआत से सवालों के घेरे में यूपी पुलिस है। सबसे बड़ी बात ये, वो ट्रक वहाँ पे कैसे पहुँचा जिसकी नंबर प्लेट पुती हुई थी, उसने एक्सीडेंट कर दिया। वो ट्रक कैसे चल रहा था अब तक, उसकी नंबर प्लेट पे किसी ने नज़र ही नहीं गई। 10 पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी गायब है। 10 पुलिसकर्मी हैं, उसमें से 7 गाँव में ही रुक गए थे, बाकी लोग गए नहीं थे उनके साथ। सिक्योरिटी तो परिवार को मिली हुई है उस वक्त। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? सारे विटनेसेस जो इस रेप कांड के अंदर हैं वो सारे के सारे एक ही गाड़ी में हैं, मतलब इतने सारे इत्तेफाक। जाहिर बात है, इसको इत्तेफाक नहीं कह सकते जिस तरह का हादसा हुआ है, और इसमें लड़की की हालत भी बहुत गंभीर है, और जो वकील उसका केस लड़ रहा था उसकी हालत भी बहुत गंभीर है। इसके अलावा उसकी चाची की मौत हो चुकी है। अब इसमें पुलिस का है, पुलिस अपनी फेस सेविंग कर रही है, क्योंकि सवाल पूरी तरह पुलिस पर उठ रहे हैं। विधायक से अभी कुछ जो आरोपी विधायक है वो जेल में, उससे कुछ ही दिन पहले साक्षी महाराज जेल में मिलने भी गए थे। तो सवालों के घेरे में बीजेपी भी है, मौजूदा सांसद भी हैं। सवाल तो ये भी है कि बीजेपी ने उस सांसद को रेप के आरोप में जेल में बंद अभी तक पार्टी से भी नहीं निकाला है, सॉरी विधायक को अभी तक वो जेल में, उसको पार्टी से भी नहीं निकाला गया। उसके बाद अभी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर आई, उसके पीड़ित परिवार का कहना है कि विधायक अक्सर कोर्ट में धमकी देते थे कि मरवा देंगे, ऐसा उनका दावा है, ऐसा उन्होंने कहा है, और वो कहते हैं कि आज हो भी गया। एक तरफ
तरफ कानूनी लड़ाई है, एक जिंदगी और मौत के बीच में वो बेचारी बच्ची झूल रही है, वो लड़ाई है। आज की पिक्चर ऑफ द डे कौन सी रहने वाली है? अभ्यास, हमारी सबसे ज़्यादा नज़र किस पे रहेगी? विजुअल्स कहाँ से आएंगे? आज हमारी देखिए, हम विजुअल के हिसाब से अगर नज़र डालें तो बाढ़ बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन खबर के हिसाब से अगर नज़र डालें तो आज की सबसे बड़ी खबर उन्नाव है, क्योंकि यहाँ से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। अभी यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कुछ फाइनल होगा। अभी शाम तक यूपी के जो इनको रिपोर्ट देना है सरकार को जाके, उसके बाद सरकार को फाइनल कॉल लेगी कि इस पर सीबीआई जांच हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं परिवार कहेगा तो हम करा देंगे। तो अभी इसका इंतज़ार है कि आगे क्या होना है। हादसा है या साजिश है ये तो बाद में पता चलेगा जब इस मामले की जांच होगी, लेकिन इतना तय है कि सियासत इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बहुत ज़्यादा होने वाली है। आज न्यूज़ रूम से में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।